किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ और मैं हूं विजय यादव। हमारा मंत्र है सबसे पहले देश, और मैं लेकर एक बार फिर हाजिर हूं आपका अपना खास प्रोग्राम किसान संदेश। आज के संदेश में बात श्री अन्न की। धान और गेहूं की भीड़ में ये एक ऐसा अन्न है जो खेत भी बचाता है और सेहत भी बचाता है। आज श्री अन्न पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री मेदिनी प्रताप सिंह जी। सर, आपका किसान संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि अब खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है और प्री मानसून ने भी दस्तक दे दी है। एक तो पहली बात कि श्री अन्न बोने के लिए, मोटा अनाज बोने के लिए कौन कौन सी तैयारी की जाए? श्री अन्न यानी कि मिलेट्स, मोटा अनाज, कई नामों से हम उन्हें जानते हैं और आज के समय में हम श्री अन्न को सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। तो श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो श्री अन्न के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, काकुन, रागी। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसमें चौलाई इत्यादि ये फसलें हमारे श्री अन्न के अंतर्गत आती हैं। श्री अन्न फसलों के लिए जो सबसे सही समय होता है बुआई का, वो अभी आगे आने वाला, जैसे ही हमारा मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा खरीफ का सीजन में ही सारे श्री अन्न की अंतर्गत जो मेरे द्वारा अभी बताई गई फसलें हैं, इन फसलों की हम बुआई करते हैं। श्री अन्न सच में अगर हम देखा जाए तो ये अपने आप में पूरे पोषक तत्वों का भरमार है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने खाने में, अपने फूड ग्रेन में जरूर श्री अन्न को शामिल करें, जिससे कि हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता बढ़ती है और जब हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता बढ़ेगी तभी हम उसमें स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल, सिंह साहब ने जो बातें बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंह साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि वर्तमान समय में अभी इस साल जो मौसम की भविष्यवाणी हुई है और जो फॉरकास्ट हुआ है, उसके मुताबिक हमारे किसान भाइयों को कौन सा मोटा अनाज अभी डालना चाहिए खेत में ताकि उत्पादन बेहतर हो सके? बहुत ही अच्छा है। हमारे किसान भाई अपने आवश्यकता के अनुसार या अपनी ज़रूरत के आधार पे श्री अन्न, देखिए हमारा श्री अन्न ऐसा है, तभी तो हम इसको श्री अन्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता है, ये सूखा प्रतिरोधक क्षमता इसमें है, तो कम पानी में भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। चाहे तो ज्वार बोइए, बाजरा बोइए, सावा बोइए, काकुन बोइए, कुटकी बोइए, रागी बोइए, ये सारे श्री अन्न की फसलें हमारे कम पानी में भी आसानी से हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होती है। उबड़ खाबड़, पथरीली, बजरीली जो हमारी भूमियाँ हैं, उन भूमि में बहुत आसानी से हम इन श्री अन्न को उगा सकते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी उत्पादन तकनीकी हम यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे अपने किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से भी देते हैं और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा, जो किसान यदि इसका बीज भी लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई स्वयं से चुनाव करें। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये जितनी भी फसलें मैं बता रहा हूँ, ये सभी बहुत आसानी से आप जो है मध्य प्रदेश में सभी जगह, सभी जिलों में आप इनको उगा सकते हैं। आप अपने अनुसार 1 से 2 फसलों को कम से कम थोड़े एरिया में लगाइए और अपने खाने पीने में इनको जरूर समावेशित करिए। सिंह साहब, कोई उन्नत बीज का भी आप सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो रागी के लिए बहुत सारी अच्छी प्रजातियां हैं। जैसे कि हम बात करें रागी को हम मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं, तो वीएल मड़ुआ या वीएल रागी, जो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा उत्तराखंड में जो है, वहाँ से निकाली गई प्रजातियाँ और पूरे भारत देश के लिए बहुत अच्छी प्रजातियाँ हैं जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के माध्यम से मिल जाएंगी। तो वीएल सीरीज की, जैसे वीएल मड़ुआ 769 करके है, वीएल मड़ुआ 380, 380, वीएल मड़ुआ 382 हैं। इस तरीके से ये रागी की किस्में हैं। इसके बाद कोदो की भी किस्में हैं, हमारे कुटकी की किस्में हैं, कंगनी की किस्में हैं। ये सब हमारे इनके हमारा जो
IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च करके जो हैदराबाद में संस्थान है, उसमें बहुत अच्छी इनकी प्रजातियां बनाई गई हैं। और हमारे जो यहाँ कृषि विश्वविद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी जो है इनकी प्रजातियां बनाई जाती हैं। और ये प्रजातियां हमारे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा और यहाँ हमारे कृषि विज्ञान के द्वारा भी किसानों को उपलब्ध कराई जा सकती है। तो मोटे अनाज के लिए कौन कौन से रासायनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत है या नहीं है, या जैविक खाद या गोबर खाद कौन सा इस्तेमाल करें ताकि मोटे अनाज का जो उत्पादन है वो बेहतर हो सके? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। जहां हम उर्वरकों की बात करते हैं तो हमारे भारत सरकार के द्वारा अभी संतुलित उर्वरक प्रबंधन पे भी बात चल रही है। और खेत बचाओ अभियान जो कि 1 जून से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम किसानों को यही बताते हैं कि हमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना है। रही बात, अगर हम बात करते हैं कि हमारे श्री अन्न की बात, तो श्री अन्न जो हमारा है उसके अंतर्गत जो भी हमारी फसलें हैं, इसमें बहुत ही कम मात्रा में उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए यदि हमारे पास किसान भाइयों के पास यदि सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो अब सड़ी हुई गोबर की खाद का 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी करते समय आप जो है अच्छी तरीके से मिला करके उसको खेत में मिला दें। या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप उर्वरक के ऊपर जाते हैं तो NPK मिश्रण जो हमारा उपलब्ध है, तो बहुत कम मात्रा में NPK मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर में आप जो है लगभग 100 किलोग्राम NPK मिश्रण डालते हैं। बहुत है, पर्याप्त है। हमारे जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, श्री अन्न की फसलें हैं, उनके लिए इतना उर्वरक सफिशिएंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें उर्वरक इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और मैं किसानों से यही आह्वान करूंगा, जो हमारा भारत सरकार के द्वारा जो अभियान खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत हम लोग यही बता रहे हैं किसानों को कि हमें संतुलित मात्रा में और सही तरीके से सही समय पे उर्वरकों का उपयोग करना है, जिससे हम आगे आने वाले अपनी पीढ़ी को अच्छा मृदा, अच्छी स्वस्थ मृदा दे सकें। क्योंकि हमें मृदा से जो प्राप्त अनाज है केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये हमें सतत अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें स्वस्थ मृदा को रखना है। इसलिए हमें जो है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना है। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम और संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें, साथ में जैविक उर्वरकों को अपनाएं, जिससे कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तभी हमें अच्छी पैदावार भी मिलेगी और अच्छा उससे हमें जो है अन्न भी उत्पादन होगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार श्री अन्न की फसल को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आखिर कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं श्री अन्न को लेकर, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस अनाज को कभी गरीब किसान की थाली का हिस्सा माना जाता था, आज वही दुनिया के सुपर फूड की पहचान बन चुका है। कोदो, कुटकी, ज्वार और बाजरा जैसे श्री अन्न अब किसानों की समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश इस बदलाव का नेतृत्व करने की तैयारी में है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में प्रदेश सरकार श्री अन्न के उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस कर रही है। इसी उद्देश्य से मोहन यादव सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के अलावा 1000 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही श्री अन्न उत्पादक किसानों को 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात 1000 रुपए कुंटल की अलग से उनको धनराशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि वैल्यू चेन स्थापित की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार श्री अन्न उत्पादन को मिशन मोड में बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की आय बढ़े और देश प्रदेश की पहचान मिलेट हब के रूप में मजबूत हो। इसलिए श्री अन्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है। श्री अन्न पर समर्थन मूल्य
ज्वार हाइब्रिड MSP 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा MSP 2625 रुपए प्रति क्विंटल, रागी MSP 4290 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का MSP 2225 रुपए प्रति क्विंटल, कोदो MSP 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कुटकी MSP 3500 रुपए प्रति क्विंटल। खरीफ की फसल में हम कोदो कुटकी उगाते हैं। प्रति एकड़ में 3 से 4 क्विंटल होता है। 2500 कोदो है और मंडी भाव है 2200 से 2500 और 1000 उसका बोनस है। मैं 2 से लेकर 3 एकड़ तक मैं काश्तकारी करता हूँ और कुटकी का जो है 3500 रुपया और 1000 रुपया बोनस है। 4000 से लेकर 4500 रुपया मंडी में बेचते हैं। इस मोदी की योजना में हम लोग प्रसन्न हैं। कोदो कुटकी 1 एकड़ में कितना हो जाता है? 4, 5, 6 क्विंटल। कोदो का 2500, 1000 बोनस देने का बात हो रहा है। लगभग मैं 5-7 एकड़ में काश्तकारी करता हूँ, जिसमें से मैं 3-4 एकड़ में जो है कोदो कुटकी का खेती करता हूँ। कुटकी का रेट है सर अपना वही 3500 और बोनस मिल रहा है 1000 सरकार की तरफ से। वो थोड़ा बढ़िया, मोदी सरकार के ये काम से बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। और अपन जो है कुटकी को जो है मंडी में बेच रहे हैं तो 4000 से 4500 रुपये अपन को कैश मिल जाता है। प्रदेश में फिलहाल श्री अन्न की खेती मुख्य रूप से लगभग 16 जिलों में की जाती है, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन योजना के जरिए इसका विस्तार सभी 55 जिलों तक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तो है ही, प्रदेश को श्री अन्न उत्पादक राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर लाना भी है। सिंह साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि किसान भाई मोटे अनाज की खेती पारंपरिक तरीके से करना तो जानते हैं, जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या इस खेती को आधुनिक तरीके से, कोई डिजिटल तरीके से कोई करने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है? इनके लिए हमारे सारे जो श्री अन्न की फसलें हैं उसके लिए ही हमारा एक संस्थान है, IIMR हैदराबाद में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। वहाँ से भी इसकी, और साथ में जिस संस्थान में हम केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में बैठे हैं, हमारे संस्थान के द्वारा इनको बोने के लिए जो है मिलेट्स की जो सीड ड्रिल हैं वो बनाई गई हैं, हस्तचालित हैं, बैल चालित हैं, और उसके अलावा मशीन से चलाई जाने वाले मिलेट्स की बुआई वाली मशीनें यानी मिलेट्स की सीड ड्रिल बनाई गई हैं। उसके अलावा फिर किसान भाइयों को इसके प्रोसेसिंग करने पे यानी मड़ाई करने में, गहाई करने में भी जो परेशानियां आती हैं, उसके लिए भी हमारे यहाँ मिलेट थ्रेसर बनाए गए हैं। उन थ्रेसर का उपयोग करके और साथ में हम किसान भाइयों को जो हमारी वैज्ञानिक तकनीकी है वो भी बताते हैं कि किस तरीके से आप इनको उगाएं। उसके लिए खेत की तैयारी करें, साथ में हमारे सीड ड्रिल का उपयोग करें, और इसके लिए जो ज़रूरी मात्रा है वो है, सबसे ध्यान देना है कि हमें सीड बीज क्योंकि इसका बहुत छोटा होता है, तो हमें जो छोटे मिलेट्स हैं उनके लिए हमारा 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसके एक दूसरी तकनीकी भी होती है, हम अगर इसके नर्सरी भी तैयार कर लेते हैं तो नर्सरी तैयार करने के 20 से 25 दिन की नर्सरी को हम जो है, जिस समय हमारा बारिश का सीज़न रहता है और बारिश लगभग रिमझिम बारिश होती है और खेत में हल्का सा कीचड़ टाइप का होता है, तो उस समय हम आसानी से इनकी रुपाई करके भी बहुत अच्छी इनसे उत्पादन पैदावार ले सकते हैं। इसका कोई रुपाई के दौरान कोई दूरी का भी कोई इसमें कोई सिस्टम है? अगर हम देखें तो लाइन से लाइन की दूरी हम 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर हम पौधे को रुपाई करते हैं। सिंह साहब, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे कि आप फसल बो दी है, फसल तैयार भी हो गई, एक समस्या मैंने देखी है, अक्सर किसान भाइयों बताते भी है, मेरी बातचीत भी होती है कि पंखेरु जो है, हालांकि पंखेरु पशु पक्षी जो है वो हमारी प्रकृति के रक्षक है, लेकिन फिर भी जो पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, वो एक समस्या होती है कि दाना पकने से पहले बड़ी वो लग जाती है, और उनको किस तरह से मैनेज करें? जी देखिए, जब हम कम मात्रा में, क्योंकि हम हर एक जीवित प्राणी को इस संसार में अपना जीवन यापन करने का अधिकार है,
तो हम ज़रूर देखते हैं कि जब हम कम जगहों पे मिलेट्स लगाते हैं, छोटे जगहों पे यदि हम लगाते हैं तो काफ़ी मात्रा में इसको जो है पक्षी इनका, क्योंकि वो पक्षियों के अनाज के नाम से भी जाना जाता है, तो पक्षी काफ़ी इसको खाते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए, अगर हम थोड़ी जगह पे लगाएंगे तब तो ज़रूर हमें उसका नुकसान होता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत यदि पक्षी भी खा गए 2-4-10%, तब भी हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को जो पशु पक्षियों से, जो पक्षियों से होने वाला नुकसान है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमें जब हम लार्ज स्केल में लगाएंगे, ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे, हमारे एक गांव में 2-4-10 किसान लगाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा पक्षियों का नुकसान नहीं होगा। मोटे अनाज की खेती के दौरान जो चुनौतियां किसान भाइयों को आती है वो पानी की भी हो सकती है, क्योंकि बारिश मौसम भी बदल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो उससे किस तरह से किसान भाई पार पाएँ? देखिए, मोटे अनाज में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या नहीं देखी जाती है, क्योंकि इसमें ये सूखा सहने की क्षमता होती है। लगभग इतनी बारिश तो हो ही जाती है कि हमारा मोटा अनाज आसानी से हो जाए। अगर फिर भी आप देखते हैं कि जिस समय शुरुआत में उगने के समय हर एक बीज को नमी की आवश्यकता होती है, तो यदि आपने खेत में जब बुआई कर रहे हैं तो उस समय प्रॉपर नमी हो। अगर जर्मिनेशन एक बार, हमारा श्री अन्न की फसल यदि एक बार अच्छे तरीके से उग जाती है तो कम मात्रा में भी बारिश होगी तब भी हमारा श्री अन्न बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। दूसरा, अगर चुनौतियों की बात कहते हैं कि और कौन सी चुनौतियां होती हैं, तो श्री अन्न के अंतर्गत जो अभी हमारे नए किसान जुड़ेंगे उन लोगों के लिए चुनौती होती है इसमें खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार प्रबंधन इसलिए क्योंकि हमारे जो नए किसान होंगे, बहुत सारे किसान हमारे भूल चुके होंगे कि हमारा पौधा कैसा दिखता है, क्योंकि जब ये शुरुआत की अवस्था में उगता है तो आप ना तो खरपतवार को समझ पाएंगे और ना ही आप जो है, जो हमारी सकरी पत्ती की घास निकलती है वैसा ही हमारा श्री अन्न के पौधे शुरुआत में दिखते हैं, तो वो पहचानने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए किसान भाइयों को जो मैंने बताया कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के उपरांत जो है, अगर जब आपकी 25 दिन की फसल हो जाती है, 25 दिन का नर्सरी तैयार हो जाए, उसको फिर आप रुपाई करते हैं, तो उससे आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी चुनौती श्री अन्न को है उगाने में, कि हम उसको पहचानते नहीं, तो हम निराई गुड़ाई कैसे करेंगे, और लाइन में हम उसकी प्रॉपर रुपाई कर दें तो बहुत आसानी से आप खरपतवारों से भी छुटकारा पा सकते हैं, खरपतवारों को मैनेज कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी उससे मिल सकता है आपको। श्री अन्न को उसकी कटाई हाथों से की जाए या कोई मशीनें इस तरह की आ गई है कि वही वो श्री अन्न, क्योंकि श्री अन्न जो कहा ज़रूर जाता है मोटा अनाज, लेकिन बहुत ही बारीक होते हैं दाने उसके, जैसे कोदो कुटकी की बात हो गई, रागी की बात हो गई, तो क्या कोई ऐसी मशीनें आ गई हैं जो इतने बारीक अन्न को खेत तक, घर तक पहुंचा दे खेत से? देखिए, अभी उस पर हमारे संस्थान के द्वारा काम चल रहा है कि कुछ हार्वेस्टर बनाए जाएँ जो मिलेट्स के लिए हों। अभी हालांकि ज़्यादातर हम जितने भी हमारी श्री अन्न के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनको हम हाथ से ही काट करके फिर उनकी बालियों को अलग रख लेते हैं। उसकी थ्रेसिंग की ज़रूर मशीनें हमारे संस्थान के, मतलब उसकी मड़ाई करने की मशीन हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की जा चुकी है, जिसे हम मिलेट थ्रेसर के नाम से जानते हैं। तो मिलेट थ्रेसर हमारे जो है ऑलरेडी बन चुके हैं, वो हमारे संस्थान से भी किसान भाई देख सकते हैं, और 1-2 दिन के लिए जो हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को देते हैं तो उनको लेकर के किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। सिंह साहब, फसल निकलने के बाद एक किसान भाई मैंने देखा है कि एक समस्या उनके सामने जो आती है, एक तो भंडारण हो गया, दूसरा विपणन हो गया। तो किस तरह का मार्केट है मोटे अनाज का? क्योंकि मोटे अनाज तो हम बहुत पहले से पैदावार लेते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब ये नए बीज आ गए और सोयाबीन आ गया और गेहूँ आ गया और तमाम ये अनाज आ गए, लेकिन पहले से हम लोग लेते रहे हैं। तो अब जो किसान भाई नया जो फसल फिर से चक्र शुरू कर रहे हैं मोटे अनाज का, तो वो एक भंडारण और दूसरा मार्केट, वो किस तरह से है उनके लिए? देखिए, भंडारण में बहुत ज़्यादा इसमें हानि नहीं होती है, ना ही कोई नुकसान पहुंचता है। अच्छी तरीके से यदि हम इसको सूखा करके और जो हमारे एयर टाइट कंटेनर हैं उसमें भंडारित करते हैं, तो इसमें हमें सल्फास भी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत अच्छी तरीके से उसको हम एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 साल तक भंडारित करके रख सकते हैं। अब रही बात इसकी विपणन की, मार्केटिंग की, तो आज के समय में मैं आपको बताना चाहूँगा,
अभी बहुत से लोग अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, जो अपने खाने पीने में श्री अन्न को समावेशित कर चुके हैं। तो आज के समय में यदि आप देखेंगे तो इनसे बने हुए, चाहे कोदो का आटा है, रागी का आटा है इनका, और उसके अलावा आप देखेंगे सावा का चावल है या कुटकी का चावल है जिनकी खीर बनती है। आप 5 स्टार होटल्स में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे आपको एक डिज़र्ट में, आपको स्वीट्स में ज़रूर इनकी कुटकी और सावा की खीर आपको खाने को मिलेगी वहाँ पे। तो अभी हमारे जो एक हायर लेवल का तबका है, जो लोग हैं, वो इसको जो है श्री अन्न को अपनाना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी डिमांड हो रही है। तो अभी मार्केटिंग में आप पता अपने एरिया में, जिस एरिया में आप लोग हैं, वहाँ लोकल एरिया में भी इसकी अच्छी मार्केटिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा NGO संस्थाएं हैं जो कि डायरेक्ट किसानों से खरीद रही हैं। हम लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को अवगत कराते रहते हैं कि आपको इसको कहाँ पे बेचना है, और साथ में मंडियों में भी इसकी खरीद होना शुरू हो गई है। किसान भाइयों, श्री अन्न पर ये चर्चा जारी है। अभी आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की धरती पर और आपको सुनाते हैं ये सुमधुर लोकगीत। तो किसान भाइयों, आपने सुना बुंदेली ये लोकगीत। आगे बढ़ते हैं। किसान भाई जो आजकल जो फसलें उगा रहे हैं उसकी अपेक्षा मोटा अनाज क्यों उगाएं, उनके लिए कितना ये लाभकारी है, और दुनिया भर में जैसे मोटे अनाज की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित कर चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों दुनिया मोटे अनाज की तरफ अब बढ़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम देखें विगत कुछ वर्षों पहले हमने कोरोना की मार को झेला है, उसमें सभी ने ये देखा है कि हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता, अगर हम रोग रोधक क्षमता यदि हमारे शरीर में थी, इम्यूनिटी हमारे शरीर में थी, तो हमें बहुत ज़्यादा उससे हानि नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा जो महत्व है आज हमारे मिलेट्स का, तो मिलेट्स जो व्यक्ति अपने खाने में रख रहा है तो उनको तो उसके शरीर में रोग रोधक क्षमता अच्छी रहती है, जिससे अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में होती है। साथ में इसमें जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भरमार है, चाहे आयरन हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, इनकी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और रफेज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखते हैं, कैल्शियम महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। रागी सच में हमारे लिए, जो हम कहते हैं, सुपर फूड के लिए जाना जाता है। तो ये इनमें इतनी खूबियाँ हैं, इस वजह से आज हमारी श्री अन्न में कि पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में श्री अन्न की डिमांड है। और आज हम इनसे बनाए जाने वाले बहुत सारे उत्पाद
चाहे उसके बिस्किट्स हों, चाहे इनके रोटी हों, चाहे इनसे बनाई जाने वाली खीर हो, इनसे तरह तरह के इनके पकवान बनाए जा रहे हैं। और आगे आने वाला समय भी देखेंगे तो श्री अन्न क्या ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें बहुत सारी जो नेचर ने हमें दिया है, बहुत सारी इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और साथ साथ में हमें मिनरल्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, वो सारी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए आज हम इसको श्री अन्न का नाम हमने दिया है। तो किसान भाइयों, कम लागत, कम पानी और बेहतर पोषण, यही श्री अन्न की भविष्य की खेती आगे आने वाली है। स्वदेश न्यूज़ का यही वो मंच है जहां पर विशेषज्ञों के साथ खेती बाड़ी की बात होती है। बात यहां होती है पारंपरिक खेती की और आधुनिक खेती की, बात होती है यहां पर किसानों के सवालों के समाधान की। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान संदेश में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।